हेडलाइंस बन रही हैं कि सुपर अल नीनो बन रहा है। कहा जा रहा है कि 150 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है जो 150 साल पहले 4% मानव आबादी को खत्म कर दी थी। आप सोचकर देखिए कि आज दुनिया के अंदर 750 करोड़ से ऊपर अगर आदमी रहते हैं और उनमें से अगर 4% लोग खत्म हो जाएं तो ये एक बड़ा नंबर निकल कर आएगा। मतलब कि 3 से 4 करोड़ आदमी अगर इस हीट का नुकसान उठा जाएं और वो कहीं ना कहीं नुकसान पर पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी खबर बनकर आएगी। खबर है सुपर अल नीनो बनने की, मेगा अल नीनो बनने की, जिसका असर भारत पर भी पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, आने से पहले ही हेडलाइंस बन चुकी हैं। तो आइए आज के सेशन में इस विषय को विस्तार से समझते हुए बढ़ते हैं, क्योंकि तापमान की जो खबरें हैं वो कुछ इस प्रकार से कि बीते कुछ दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी जगह पर हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। 5 दिन में पारा लगातार 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। राजस्थान के अंदर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर टूरिस्ट का पहुंचना कम हो गया है। ताजमहल देखने पहुंचे हुए पर्यटकों की तबीयत खराब हो गई है। दिल्ली में पारा पहले ही हफ्ते में 45 डिग्री जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली के स्कूलों को निर्देश दिया गया कि हर 1 घंटे में स्कूलों की घंटी बजानी है, 45 मिनट में घंटी बजा के बच्चों को पानी पीने के लिए याद दिलाना है। हीट वेव के चलते नाइट हीट वेव का अलर्ट भोपाल में दे दिया गया है। टूरिस्ट साइट पर टूरिस्ट नहीं पहुंच पा रहा है। आप समझिए कि गर्मी केवल तापमान परिवर्तन की वजह से आपको जो फिजिकल फीचर दिख रहा है वही नहीं है, आपकी सीधी सीधी इकोनॉमी पर भी एक गहरा असर दिखाती है ये चीज। आप तमाम प्रकार से आप समझिए कि बहुत लंबे समय तक जब गर्मी रहेगी तो उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल रुक सी जाती हैं, पर्यटन पूरी तरह बाधित हो जाता है, लोग घर से बाहर निकलने में हिचकते हैं, तमाम वो सिचुएशंस बनने लगती हैं जिनका असर सीधा रूप से अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वर्किंग आवर्स घटने लगते हैं, पानी की किल्लत बढ़ने लगती है, वाटर सप्लाई की जरूरत होने लगती है, लेकिन पानी का अभाव लोगों को परेशान कर रहा होता है। तापमान को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयास किए जा रहे होते हैं, स्कूलों की ऑफिसेज की छुट्टी करनी पड़ती है, सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगता है। अपडेट तो यह है कि दुनिया के अंदर 20 सबसे गर्म स्थानों में से 19 भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं। यह 21 अप्रैल का ही अप टू डेट डेटा है जो वर्ल्ड के लिए निकाला गया है। यहां पर आप स्टे सेफ मतलब यहां पर रखते हुए आप अगर आप इस डेटा को देखें तो इसमें केवल एक जगह 13वें नंबर पर आई है लुंबिनी, नेपाल के अंदर। बाकी सब शहर भारत के हैं जहां पर टेंपरेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। टेंपरेचर को भारतीय मैप पर दिखाया जाए तो पूरा रक्त तप्त लाल हो रखा है पूरा भारत। केवल पहाड़ी इलाकों में हल्की सी अभी राहत बची है जहां पर टेंपरेचर के अंदर राहत है, अदरवाइज प्लेनर एरिया पूरी तरह गर्मा चुका है। तो चलिए इसके कारण को समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसके पीछे का एंथ्रोपोजेनिक कारण बताएंगे कि सब मानवजन्य कारण है, इंसान ने ही ये सब किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंसान की अपनी एक लिमिट है और प्रकृति की अपनी एक लिमिट है। और प्रकृति कहां तक नुकसानदायक हो सकती है यदि इंसान ने उसके साथ छेड़खानी की तो उसके नमूने को समझने का प्रयास करते हैं। हीट वेव के पीछे एक ज्योग्राफिकल फीचर जिसका नाम है अल नीनो, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह चर्चा इसलिए क्योंकि 1877 के बाद सबसे ताकतवर अल नीनो इस बार बनता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते दुनिया के अंदर गर्मी, सूखा, महामारी जैसी सिचुएशन बन सकती हैं। जो पहले 4% आबादी को खा गया था वैसा अल नीनो 2026-27 में बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप और हम इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो साहब ये अल नीनो किस राक्षस का नाम है? नहीं साहब, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है जिसको आप और हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको समझें उससे पहले कुछ बेसिक सी बात समझ लेते हैं। और बेसिक सी बात समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए कि अगर आप और हम गर्म पानी को कभी ऑब्जर्व करें तो यह नोटिस करते हैं कि गर्म पानी की भाप ऊपर उठती है, जहां पर वो उठती है जितना ऊपर जाती है कंडेंस होती है, पानी की बूंद में बदलती है और गिर जाती है। आप घर में भी इस प्रयोग को मल्टीपल टाइम देखे होंगे। अगर घर के किसी बर्तन में आपने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाया है तो बॉईल होने के बाद पानी अगर किसी प्लेट पर जाकर के टकरा रहा है वहां कंडेंस होता है, कंडेंस होकर बूंद के रूप में नीचे गिरने लगता है। ज्योग्राफी का ये सिंपल फिनोमिनन है, यानी कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा बनकर के नीचे, जब ऊपर उठती है और ठंडा होकर के नीचे वापस गिरती है। बारिश के पीछे भी यही कंसेप्ट बताया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र का पानी जब गर्म होता है ना तो वो पहले ऊपर उठता है और हर 163 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेंपरेचर कम होता चला जाता है। तो ऐसे में वो और ऊपर ऊपर उठते उठते कंडेंस हो जाता चला जाता है। तो अपने जो क्षोभ मंडल वाला जो पार्ट है ट्रोपोस्फीयर वाला, उसी में कंडेंस होते होते वो बूंदों में बदल जाता है, मिट्टी के कणों पर चिपक जाता है और फिर बारिश के रूप में बरस जाता है।
सबसे ज्यादा टेम्परेचर अर्थ पर, इक्वेटर पर होता है, भूमध्य रेखा पर, जहां अर्थ दो बराबर भागों में से बांटती हुई दिखाई जा सकती है, जहां पर सूरज का टेम्परेचर बिल्कुल सीधा आता है, किरणें सीधी आती हैं, तो वहां पर उपस्थित जो समुद्र का पानी है वो तेजी से गर्म होता है और गर्म होकर के भाप बनते हुए आसमान में चला जाता है। फिर उस भाप को ट्रेवल होने के लिए अगर कोई मोशन मिल जाता है, कोई हवा मिल जाती है, कोई वेव मिल जाती है, तो वो उन क्षेत्रों में पहुंच जाता है जहां जहां पर प्रेशर कम हो रहा है। बस ये एक सिंपल सा फिनोमिनन है, अर्थात हवा का गर्म होने पर ऊपर उठना, दूसरा हवा का लो प्रेशर की तरफ मूव होना। ये दो सिंपल फीचर अगर आप व्यवहारिक रूप से जानते हैं तो आप अल नीनो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत आसान है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, आप और हमने मल्टीपल प्रयोग में देखा, और उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा बहती है। यह भी आसान है समझना। अब यह आसान कैसे है? ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं आपके घर में किसी एक कोने के अंदर अगरबत्ती जलाऊं, तो अगरबत्ती जलाने पर उसके आसपास जितनी भी धुआं जनरेट हुई, समझिए कि धुआं का प्रेशर वहां बहुत ज्यादा हो गया। अब वहां से वो कम प्रेशर की तरफ, इसको लोग कहेंगे कम डेंसिटी की तरफ जाती है। लेकिन अगर इस धुआं को ही मैं कम से ज्यादा से कम की तरफ जाता हुआ देख रहा हूं तो विजिबल हो रही है ना। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने कहूं कि एक जगह ज्यादा पानी भरा हुआ है, एक जगह कम पानी भरा हुआ है, ज्यादा पानी से कम पानी के अगर पाइप लगाकर जोड़ दिया जाए तो यह पानी अपने प्रेशर से कम पानी की तरफ बहने लगेगा। यानी कि एक सिंपल बिहेवियर है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट होता है, दाब प्रवणता होती है, तो चीजें बहकर जाती हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, हर व्यक्ति इसे जीवन में अनुभव करता है। अब इसको शब्द का नाम दे दिया गया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आसमान में से, पेड़ से एप्पल तो हर बार गिर रहे थे, न्यूटन ने आकर उन्हें ग्रेविटी का नाम दे दिया। तो आप भी इन सब चीजों को जानते हैं, ज्योग्राफी में इन्हें कुछ ना कुछ कह दिया गया, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब ये दो बातें आप और हम जब समझते हैं तो अब हम थोड़ा मैप को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये वर्ल्ड मैप मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। वर्ल्ड मैप पूरा धरती अगर एक गोला है और उस गोले को बिल्कुल मध्य भाग में से बांटा जाए, मतलब यह समझा जाए कि धरती बीचों बीच से अगर बन रही हो, बट रही हो, तो वो कैसी बटे? तो यह भूमध्य रेखा है बीच में से जाती हुई, इक्वेटर जिसे कहते हैं, जहां पर सूरज का तापमान सबसे अधिक आता है, सूरज की सीधी रेखा, सबसे सीधी किरणें सबसे ज्यादा आती हैं। तो ये तो धरती पर आती हैं। धरती के अलावा समुद्र भी तो हैं साहब। तो ये जो समुद्र आप देख रहे हैं, इनमें से सबसे बड़े समुद्रों में से एक है जिसका नाम है पैसिफिक ओशियन। यही सारा की सारा धरती पे समझिए बवाल का जड़ बना हुआ है। और ये जो पैसिफिक ओशियन है ना, इसी को आप और हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ओशियन है साथियों अटलांटिक ओशियन, और तीसरा ओशियन है इंडियन ओशियन। अब बस एक एक करके हम सबको समझेंगे। इंडियन ओशियन तक आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़े तक चलते हैं, पैसिफिक ओशियन तक चलते हैं। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है ना, अब मैं मैप को रीअरेंज करते हुए आपको पैसिफिक ओशियन तक लेकर चलूंगा और उसको समझते हैं। देखिए साहब, ये जो पैसिफिक ओशियन वाली साइड है ना, इस वाली साइड में इक्वेटर पर जो पानी गर्म हो रहा है, ऐसे समझिए कि पानी यहां पर भी गर्म हो रहा होगा, यहां पर भी गर्म हो रहा होगा। पानी जहां पर गर्म होता है वहां से ऊपर उठ करके आसमान में जाता है, आसमान में जाकर वेपर बनती है और वेपर बनकर मतलब बरस जाती है। अब समझिए, ये अपने इक्वेटर वाला साइड है, ये कॉन्गो वाला, अफ्रीका वाला साइड है, यहां पे खूब बारिश होती है। तो यहां पर गर्म पानी अगर भाप बनकर बना है तो वो पानी साउथ वेस्ट मानसून के रूप में बह करके भारत की तरफ उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहते हुए चला आता है। यानी आसमान में जो हवा उठी थी, जहां हाई प्रेशर बनाई, वो बना करके यहां पर लो प्रेशर की तरफ बहने आ गई। इसके पीछे कोरियोलिस बल जिम्मेदार होता है। आप फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं बहते हुए चली आती हैं। ठीक है साहब, कैसे? तो ऐसे समझिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। अब इस प्यारे भारत को अगर आप ऑब्जर्व करते चलें तो अपने इस भारत के दक्षिण में ये अफ्रीका वाला जो सीन था, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया था, इक्वेटर के ऊपर जो अफ्रीका वाला हिस्सा था, इस अफ्रीका के पास में हाई प्रेशर जनरेट हुआ और हाई प्रेशर जनरेट होते हुए ये आकर के बारिश के रूप में भारत की तरफ बहना शुरू हो गया। तो भारत के अंदर बारिश आ जाती है। अब ये कहेंगे साहब, ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हो? इसको बताने के लिए अब मैं आपको थोड़ा और ज्योग्राफी में डीप डाइव कराने का प्रयास करता हूं। ये जो भी बातें मैं आपको बोलता चला जा रहा हूं, 11th 12th की ज्योग्राफी में, 9th 10th की ज्योग्राफी की पुस्तकों में इनके ऊपर डिटेल में चैप्टर दिए हुए हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में ये भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। मानसून के ऊपर कई बार घंटों तक के लेक्चर लिए जा सकते हैं, फिर भी आप और हम इन्हें बहुत आसान रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो बात मैं अब तक कहता आ रहा था
कि देखो साहब ये इक्वेटर होती है, मध्य से गुजरती है। इस वाले भाग को मैंने कहा पैसिफिक ओशन वाली साइड से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं आपको पैसिफिक ओशन के ऊपर ले चलता हूं। जब मौसम एकदम सामान्य होता है तो ओशन के अंदर चल रही ओशन करंट्स की वजह से समुद्र में कुछ करंट्स बहती हैं। बिजली की झटके की बात नहीं कर रहा हूं, ओशन के अंदर कुछ समुद्री लहरें चलती हैं। वो लहरें चलते हुए जब जाकर के साउथ अमेरिका से टकराती हैं तो लैंड से टकराती हैं, टकरा करके वो कुछ यूं होते होते इक्वेटर के साथ चलते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली आती हैं। ये एक सामान्य स्थिति पैसिफिक ओशन की है, जहां पर इक्वेटर पर चूंकि गर्म पानी है, यहां से बहती हुई जो ओशन करंट्स हैं ये गर्म पानी को अपने साथ लेकर के कुछ इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ पहुंचती हैं। ये अपना ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये इंडोनेशिया और ये आसियान कंट्रीज वाला एरिया, आसियान पार करते ही इंडिया है। मैं चेक करा दूं, इधर देख लो भाई, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में ये सारे के सारे आसियान कंट्रीज, इनके पार होते ही इंडियन ओशन वाला एरिया, यहां से चीजें भारत के लिए निकल कर आती हैं। मतलब ये समझिए कि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से इस तरफ वाली चीजें समझा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से इस तरफ वाली चीजें फिलहाल बता रहा हूं। तो पानी बहते बहते जब गर्म पानी यहां चला आता है तो एक सिंपल सी बात बनकर आती है कि जब मौसम सामान्य रूप से होता है तो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास प्रेजेंट रहता है। गर्म पानी जहां भी होगा, मैंने शुरुआत में क्या बोली, वहां से प्रेशर ऊपर होता है, मतलब गर्म पानी जहां हुआ, भाप बनी, ऊपर उठती चली गई, ऊपर उठती चली गई, आसमान में बादल बनते चले गए और वो बादल बारिश के रूप में बरस गए। ये सामान्य स्थिति है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास इन क्षेत्रों में बढ़िया बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो साइड है, जिस तरफ ये गर्म पानी बन रहा है, यहीं पर ग्रेट रीफ उपस्थित है ना, ग्रेट बैरियर रीफ उपस्थित है। यहां पर बढ़िया बारिश की संभावनाएं बनी रहती हैं। ओके, और जहां से पानी दूर चला गया, अब देखो ठंडा पानी की क्या खासियत है, क्योंकि समुद्र में नीचे क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से ओशन करंट की वजह से ठंडा पानी यहां आया था। ठंडे पानी के साथ दिक्कत यह है कि वो भाप नहीं बनता। ठंडा पानी जब भाप नहीं बनता तो पानी वहीं पड़ा रह जाता है, और भाप नहीं बनेगा तो बरसेगा कैसे। इसलिए जब नहीं बरस पाता तो साउथ अमेरिका का ये वाला जो क्षेत्र है, जो कि बिल्कुल कोस्टल बेल्ट है साउथ अमेरिका की, या कहिए पश्चिमी साउथ अमेरिका वाला जो ये क्षेत्र है, यहां पर खूब बड़ा डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा पूरा अटाकामा वगैरह जो पैटागोनिया जैसे जो डेजर्ट्स हैं वो इस तरफ पाए जाते हैं। खैर, अब मैं आपको यहां ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैं आपको इतना सा बता रहा हूं कि भूमध्य रेखा से पश्चिम की तरफ चलने पर गर्म हवाओं की वजह से, गर्म पानी की करंट्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया के आसपास सामान्य समय पर गर्म पानी खूब रहता है। क्यों बता रहे हो हमें? हमें तो जरूरत नहीं थी। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अब आप यहां से एक विपरीत परिस्थिति समझें। क्या? कि जब पानी पूरे टाइम इस तरह से यहां गया, बढ़िया बारिश करवाया, और ये बढ़िया बारिश यहीं पर ही नहीं करवाया, ये गर्म पानी इन आसियान कंट्रीज से, कौन से वाले, ये जो मैं अभी दिखा रहा था, इनसे पार करते करते ये गर्म पानी चल करके इस तरफ भी आ गया। ये कौन सी जगह है? मेडागास्कर वाली जगह, अफ्रीका वाली जगह, जहां पर भी गर्म पानी एकत्रित हुआ, क्योंकि इनके बीच में से जगह से निकल आया और निकल करके यहां तक पहुंचा। और यहां पर जब ये पानी पहुंचा तो गर्म पानी यहां से भी ऊपर उठा और ऊपर उठ करके भाप बनाया। तो भाप बरस करके इंडिया के लिए भी साउथ वेस्ट मानसून बनकर आई। साउथ वेस्ट मानसून क्यों बनकर आई? क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जब भारत के अंदर मई में टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है तो गर्म हवाएं जमीन से उठकर ऊपर चली जाती हैं, लो प्रेशर का जोन भारत के ऊपर बन जाता है, पेनिनसुलर इंडिया पर बन जाता है, और उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए ये हवाएं चलकर आना शुरू होती हैं और हम पर बारिश आना शुरू होती है। अरब सागर से खूब सारी विंड्स हमारे तक चलकर आती हैं और हम तक बारिश लेकर आती हैं, ठीक है। अगेन मैं फिर से ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं कि साहब कुछ ऐसा ऐसा होता है, आप ऐसे समझिए। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना हो तो हमने इन पर खूब सारे कोर्सेज बनाकर डाले हुए हैं हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर। इसके बारे में हमने कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाल रखा है। नया कोर्स भी कभी ले आएंगे, आप लोग चाहेंगे तो बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि यह एक सामान्य परिस्थिति है। अब विपरीत परिस्थिति क्या होती है? साहब विपरीत परिस्थिति होती है कि जब ये जो गर्म पानी आप यहां देख रहे हैं, ये यहां पर खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाए, पानी अति में इकट्ठा हो जाए, तो वो ये कहे कि साहब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं तो उल्टा जाऊंगा, ये साहब उल्टा चलना शुरू हो जाए।
उल्टा चलना शुरू हो जाए। ये ऐसे समझो, अगर आप एक बाथरूम के अंदर बैठे हैं, नहाते समय आपने ये प्रयोग किया होगा कि बाथरूम में आपने मग से पानी फेंका दीवार की तरफ, आपने तो तेज गति से फेंका लेकिन दीवार अटकल बनकर खड़ी हो गई और वो पानी पलट के फिर आपके पास आ रहा है। सुबह सुबह रोज होने वाला प्रयोग, जब आप बाथरूम साफ कर रहे होते हैं, पानी जिस दीवार पर जाकर टकराता है फिर लौटकर आपकी तरफ आता है। बिल्कुल समझिए कि ये गर्म पानी गया, ऑस्ट्रेलिया से टकराया, कुछ ये जो आसियान कंट्रीज हैं इनसे टकराया, हर दिन जाता जा रहा है। समुद्र है ना, बहुत बड़ा समुद्र है, तो 3-4 साल लगे उसको इकट्ठा होने में। यहां पर थोड़ा वाटर लेवल ऊपर नीचे होने में प्रयास हुआ। जब बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गई, तो इस पानी ने कहा सुनो बहुत हुआ, अब हम लौटेंगे। और लौटेंगे तो किधर की तरफ लौटेंगे? वापस इस तरफ लौटना शुरू किए। जब ये वापस लौटने की बात करते हैं, मतलब पहले तो ये कुछ इस तरह से स्थितियां बनती जा रही थी नॉर्मल समय पर, अपोजिट साइड में। मतलब आप समझिए कि पहले तो ये पानी इस तरह से जा रहा था, बारिश बन रहा था, फिर घूमकर ऐसे चल रहा था। अपोजिट परिस्थितियों में क्या होने लगा, जब कई साल हो गए, 3-4 साल बीत गए, तो 3-4 साल बाद में ये इकट्ठा हुआ पानी फिर से पलटी मारना शुरू करता है कि भाई नहीं रहा जा रहा। यहां गर्म पानी जो इकट्ठा हुआ था, जब वो वापस दौड़ करके इस तरफ चलने लगता है, तो इन लोगों को आदत नहीं थी, ये तो ठंडा पानी वाले थे, अमेरिका वाले ठंडे पानी वाले थे, इनको अचानक गर्म पानी यहां पर दिखाई देने लगता है। दिक्कत क्या होती है, ये जो लौटना वाला पानी है ना, जब टेम्परेचर अफ्रीका, साउथ अमेरिका के तट पर इक्वेटर के नजदीक टेम्परेचर बदलना शुरू होता है, दैट इज अल नीनो सिचुएशन बदलना शुरू होती है। यहां पर क्या होता है, ये जब पानी वापस लौटने लगता है, ऐसे समझिएगा कि यहां पहले कैसा पानी था, ठंडा, अब लौटकर गर्म पानी आ रहा है। ठंडा और गर्म पानी जब मुलाकात करता है ना, तो मछली उत्पादन के लिए वो बेहतरीन समय होता है। मछली उत्पादन दुनिया में जब जब ओशियन करंट्स ठंडी और गर्म जहां जहां मिली हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मछली प्रोडक्शन हुआ है। तो 4 साल में अचानक यहां पर मछली प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। आप कहेंगे 4 साल क्यों? क्योंकि इस पानी को यहां तक इकट्ठा होने में 4 साल लगे थे, गर्म होने में। कैसे? जो आपने देखा था ना, यहां से पानी यहां जा रहा है, यहां इकट्ठा हो रहा है और फिर लौट रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 साल तक का लगभग समय लगता है। फिर जब इतना पानी इकट्ठा हो लेता है कि चलो अब अति हो गई, अब लौटना पड़ेगा, तब ये लौटना जब शुरू होता है, तब स्थितियां बदलती हैं और यहां पर स्थितियां एक असामान्य रूप पैदा कर लेती हैं। आप कहेंगे अब हमको ये क्यों बताया जा रहा है, इससे हमें क्यों डरना, मछली वहां पैदा हो रही है, इससे डरना है क्या, मछलियों की बारिश करा रहे हो क्या? नहीं साहब, कुछ और कहना चाह रहे हैं। अब हम सुनिए, ये जो गर्म पानी था लौटकर इधर आया, इसने एक परेशानी खड़ी कर दी हम सबके लिए। क्या परेशानी खड़ी कर दी? देखिए, ये आपके सामने मैंने 65 साल का एक आंकड़ा दिया है। 65 साल के आंकड़े को अगर एवरेज निकालोगे तो लगेगा कि 14 बार ऐसी सिचुएशन आई हैं, यानी कि लगभग 4.5 से 5 साल में ऐसी सिचुएशन आती है कि अल नीनो हो जाता है। अल नीनो का मतलब क्या हुआ, कि मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बदल करके, जमीन बदल करके दूसरी, पानी जो है वो दिशा बदलता है। ठीक है, यह सिचुएशन आपके सामने आई है। अल नीनो जब जब हुआ है, तब तब सूखा पड़ने की खबर निकलकर आई है। आप पूछेंगे सूखा कहां पड़ा फिर सर? सर सूखा वहां पड़ा जहां पर अभी बारिश थी। कहां बारिश थी? ऑस्ट्रेलिया वाले साइड। क्यों बारिश थी? क्योंकि गर्म पानी इकट्ठा हो रहा था। 4 साल बाद क्या हुआ, वो गर्म पानी दिशा बदल करके दूसरी तरफ चलना शुरू हो गया, अमेरिका वाली साइड। वहां चलने से क्या हुआ, अमेरिका वाली साइड चलना जब शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में गर्म पानी का लेवल कम होने लगा। उससे क्या हुआ, वहां बारिश कम होने लगी, सूखे की सिचुएशन बनने लगी। ये जो सूखा आप हर 4 साल में दुनिया में होता देखते हैं, इनमें से कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो एक्सट्रीम गर्मी तक पहुंच जाती है। ये आपके सामने लेवल बने हुए हैं, जब एक्सट्रीम पर टेम्परेचर की वजह से परिवर्तन आए हो और उनका असर पड़ा हो। तो अब आपके सामने सिचुएशन वापस से एक बार दोहराई जा रही है, और वो ये है कि जो ये सामान्य परिस्थितियां थी, तब भारत के क्या हाल थे वो भी जान लीजिए। देखिए, जब इक्वेटर के इस क्षेत्र में आप लोगों ने गर्म पानी होते देखा, तब इधर खूब बारिश हो रही थी, और यही बारिश, ये गर्म पानी पार होकर के इधर से इंडियन ओशन होते हुए मेडागास्कर तक पहुंचा था। यही बताया था ना मैंने आपको यह बताया था कि मेडागास्कर तक पहुंचा था गर्म पानी, तो भारत पर भी बढ़िया बारिश लेकर आया था। लेकिन जब गर्म पानी यहीं से लौटना शुरू हो गया, तो वो इधर की तरफ आना रोक देता है। जब वो इधर की तरफ आना रोकता है, तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में गर्म पानी का अभाव होता है, और वो जो गर्म पानी का अभाव है, वो अच्छा मानसून नहीं बनाता या अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रख पाता। और जब वो अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रख पाता, तो भारत पर बारिश कम होने लगती है।
तापमान तो बढ़ते चले जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, और रही सही कसर पूरी कर दी बारिश की कमी ने। जब जब अल नीनो सिचुएशन आती है, कहा जाता है कि भारत पर बारिश कम होगी और तापमान बढ़ेगा। उम्मीद है कि आप इस फैक्टर को समझ पा रहे हो जो 4 से 5 साल में बनकर आता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, तो सर अभी तक की जो जानकारी थी वो 2018-19 में थी, अल नीनो का बहुत असर पड़ा था 15-16 में। क्या यह हर बार 4-5 साल में ऐसा होता ही है कि साहब मतलब अल नीनो सिचुएशन नुकसानदायक होती है? नहीं। जैसे अगर 14 बार 65 साल में अल नीनो सिचुएशन बनी है तो 9 बार भारत में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा है, लेकिन 5 बार सूखा पड़ा लेकिन हल्का असर था। इसका मतलब यह नहीं है कि अल नीनो आता है तो नुकसान ही होता है। ओहो, फिर डरा दिया आपने। इतना डरने की क्या बात थी? डरने की बात यह थी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यह नुकसानदायक रहा है। तो कोई बात नहीं सर, इस बार नहीं रहेगा, हम लकी हैं। अरे रुकिए साहब, बात यह है कि यह कारण के साथ साथ जो क्लाइमेट का परिवर्तन है ना, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं और वो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की बातें चल रही हैं। मतलब समझिए कि जो औसत तापमान है ना, जो धरती के ऊपर नवंबर 2015 में था, जिस तरह बढ़ा था, वो इस बार 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की बात आ रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यह हो सकता है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर चला जाए। यह हाल केवल भारत का ही नहीं होगा, यह दुनिया के सब देशों के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, अमेरिका के साथ होगा, तमाम उन देशों के साथ होगा जो अल नीनो का सुपर अल नीनो बनने पर, ये जो एकदम रक्त तप्त लाल कलर देख रहे हो, ये लाल कलर बढ़ते टेम्परेचर का असर है। और ये बढ़ता टेम्परेचर जिस जिसको चपेट में लेगा उन सबका नुकसान होगा। 140 साल बाद कहा जा रहा है कि ऐसा सुपर अल नीनो टाइप सिचुएशन बनता दिख रहा है। आप कहेंगे नहीं बना तो नहीं बना तो नहीं बना, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, आज नहीं तो कल होंगी। लेकिन इस बार की सबसे ज्यादा संभावना 26-27 में जो व्यक्त की जा रही है वो पॉसिबल सुपर अल नीनो की व्यवस्था की बात कही जा रही है। 1877 के बाद सबसे बड़े अल नीनो की बात कही जा रही है। मतलब टेम्परेचर रिवर्सल की बातें कही जा रही हैं, भारत पर सूखे की बातें कही जा रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फोरकास्ट है फसलों का कि दुनिया में बहुत सी जगह फसलों पर असर सीधा सीधा दिखाई देगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर भारत के पहले ही में ही टेम्परेचर पार होता हुआ दिखाई देना शुरू हो चुका है। टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी घटता है। पानी घटने का केंद्रीय जल आयोग ने बीते 9 अप्रैल 2026 को अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में जारी करके बताया कि 166 जलाशय और 20 नदियों में पानी की चिंता होना शुरू हो चुकी है। जलाशयों में आधे से भी कम पानी रह चुका है। पानी धीरे धीरे अपने औसत स्तर से कम होता जा रहा है। अगर 100 लीटर की कैपेसिटी थी किसी मान लीजिए तालाब के अंदर या डैम के अंदर, तो वो 44% तक ही रह गया है। ये जलाशयों का जो हाल है, ये सेंट्रल जल आयोग के अंदर 166 जलाशयों की जानकारी निकालकर बताया गया है और कहा गया है कि धीरे धीरे जलाशयों का जलस्तर घट रहा है। और नदियों की बात जहां तक की जाए तो गंगा में अभी उसकी कैपेसिटी का 53.8% ही पानी है, गोदावरी में 47.58%, नर्मदा में 46%, तापी में 60%, कृष्णा में 31%, कावेरी में 42% पानी है। इसका मतलब औसत में 50% से भी कम पानी पर नदियां बह रही हैं। मतलब यह है कि ये दोनों ही परिस्थितियों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो टेम्परेचर के हालात चिंताजनक हैं। आप और हम क्या कर सकते हैं? अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखें। तापमान बढ़ाने वाली जो भी कारक हैं, फिर चाहे पौधों का कटना हो, अत्यधिक ऊर्जा का उपभोग हो, फॉसिल फ्यूल का उद्वहन हो, इन सब से हमें बचना होगा। और खुद की सेल्फ केयर करने के कुछ नुस्खे हैं, ये आपके सामने शो किए गए हैं। खाली पेट ना रहें, बहुत ज्यादा तला भुना ना खाएं, लंबे समय तक धूप में ना रहें, कोल्ड ड्रिंक्स और सवार शराब के सेवन से बचें, तेज रफ्तार काम और एक्सरसाइज से बचें। और जो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी, ताजे फल, ढीले कपड़े और दोपहर 12 से 3 के बीच में दोपहर बाहर निकलने के काम से बचें। तमाम चीजें आप अपने लिए ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। तो उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने जो आपको एक फैक्टर समझाया वो आपके समझ में आया हो। अगर आया हो तो अपने साथियों से इसे जरूर साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से लिंक्डइन का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।